नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक एसोसिएशन है जिसको एडीआर कहते हैं। और अगर आपको पता है तब तो आपको ऐसा कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप शायद सरप्राइज हो जाओगे या चौंक जाओगे। ये एडीआर जो है वो बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती है या जो सरकार है उसका ये सर्वे करती है, और ये सर्वे करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि कितने ऐसे मंत्री, आप उसमें चाहे मंत्री हैं या आप एमएलए कह लो, एमपी कह लो, या आप यूनियन कैबिनेट कह लो, जो केंद्र सरकार की बात है ना, केंद्रीय मंत्री की बात है, या फिर राज्य के मंत्री की बात है। तो ये सभी को, जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी उसके लीडर हैं, सभी का सर्वे करती है। और उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे अगर ऐसा तो नहीं है कि कोई मंत्री दागी हो या उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेज है, इसका ये सर्वे करती है। तो अब मैं इसके आगे बताता हूँ कि एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है। ये आप पब्लिकली है, आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे अखबार में, द हिंदू में पढ़ सकते हो, या और भी जो आपका अखबार है, क्षेत्रीय अखबार है, उसमें भी ये आया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसमें। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो इसका रिपोर्ट है, इसमें जो इसने जारी किया उसमें लिखा है इसने 47% मिनिस्टर जो इंडिया में, जिसमें कि यूनियन कैबिनेट और स्टेट कैबिनेट दोनों मिला करके 47% पे क्रिमिनल चार्जेज है। और उसमें से 47% में से जो 27% है उस पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेज है। ये हमारे एमएलए एमपी की बात बता रहा हूँ, मंत्री की बात बता रहा हूँ। 47% ओवरऑल है जिस पे क्रिमिनल चार्जेज है, चल रहा है। उसमें से 27% पे जो है वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेज है। मैं बस आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, बाद में इसका कंक्लूजन पे हम आएंगे। उसके बाद सेकंड जो इसका पॉइंट है, अगर हम 27 स्टेट की बात करें, 3 यूनियन टेरिटरीज की और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस सब मिला करके जिन्होंने शपथ लिया है उसमें से 643 मिनिस्टर हैं। उसमें से जितना मैंने बताया 643 मिनिस्टर में से 302 मिनिस्टर पे क्रिमिनल चार्जेज है। 302 मिनिस्टर पे इनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेज है। उसमें से 32 लॉ मेकर्स और 174 अदर्स जो है उस पे क्रिमिनल चार्जेज है। समझ सकते हो कितना बड़ा परसेंटेज है ये। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में एक बिल आया था पार्लियामेंट में, जिसमें ये था कि भाई अगर कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या मंत्री हो, चाहे वो स्टेट के हो या यूनियन टेरिटरीज के हो, अगर उन पे कोई चार्ज लगता है और 30 दिन से ज़्यादा, अगर वो 30 दिन से ज़्यादा वो रहते हैं जेल में, और अगर 5 साल या 5 साल से अधिक का सज़ा सुनाया जाता है, ये सारी चीज़ें था, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब इसमें विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बनाया, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये एंटर ही क्यों कर जाते हैं पॉलिटिक्स में। जहाँ पे ये एंटर करते हैं, जो एंट्री वाला गेट है, वहीं बार्ड कर दो इनको, वहीं रोक दो। इसको अंदर आने ही क्यों देते हो, और इसको पॉलिसी मेकिंग का पार्ट क्यों बनाते हो ऐसे।
आप सोच के देखो कि ये जो जो दागी मंत्री बनते हैं और जो ये नेता दागी आते हैं, क्या ये आपके लिए एक ऐसा कोई पॉलिसी जो ठीक ठाक हो बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। क्या ये ट्रांसपेरेंसी रखना चाहेंगे? कभी नहीं रखना चाहेंगे। ये खुद अपने ब्लैक इमेज को वाइट इमेज करने के लिए आते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आने का इनका सिर्फ पर्पस इतना है, इनको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, इनको सामाजिक विकास से, आर्थिक विकास से कुछ लेना देना नहीं है। ये आते ही सिर्फ इसीलिए ताकि अपनी छवि को सुधार सके। और आप सोच सकते हो जिस दबदबा के साथ ये आते हैं और जब ये मंत्री बन जाते हैं या जब ये एमएलए एमपी कुछ भी अगर ये जीत जाते हैं, तो ये अपने पद का, अपने प्रभाव का क्या गलत फायदा नहीं उठाते होंगे? क्या इन पे अब उतना आसान होता होगा? जो भी इन्होंने किया है उसको साबित करना कितना मुश्किल होता होगा अगर ये जीत जाते होंगे तो ये जब एंटर करते हैं, जब ये प्रवेश करते हैं, क्या उसी समय नहीं रोक लेना चाहिए? इनको आने देना ही नहीं चाहिए। अब एक बात तो ये हो गया, ये तो डिसेंट मैनर में मैंने बोला है। अब इनको आने क्यों दिया जाता है? उसका कारण है, आने इसलिए दिया जाता है कि पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं मतलब होता है कि कौन कितनी सीटें लेके आ सकता है। अब जो ऐसे मसल पावर वाले जो बाहुबली हैं या जो भी ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास पैसा तो होता ही है, ये वोटर्स को खरीद लेते हैं ताकि ये फेयर तरीके से नहीं आते हैं। मेरा तो यही मानना है। या फिर अगर आते हो तो लोग खुद सोचे कि आप किनको चुन के भेज रहे हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुन के भेज रहे हो इस उम्मीद में कि ये आपके लिए कुछ करेगा, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो पहले अपना ही विकास करेगा, आपका कुछ नहीं करेगा। उसका इमेज है ब्लैक, वो आके यहाँ व्हाइट इमेज करने की कोशिश करेगा, या फिर ये डायरेक्ट आपको खरीद लेगा कुछ पैसे दे करके, जैसा होता है। और हर पार्टियां इसको अपने अंदर रखती हैं, इसमें कोई पार्टियां पीछे नहीं है। अब मैं पार्टी वाइज बता देता हूँ, सभी पार्टी नहीं लेकिन जो मेजर पार्टी है मैं उसका बता देता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का ये देखा गया है कि स्टार्टिंग में जब थी तो थोड़ा ठीक थी, लेकिन बाद में ये दूसरे पार्टी के जो करप्ट लीडर्स हैं, जो जिन पे कुछ क्रिमिनल चार्जेज है, वो जैसे इनके पास आए तो वो सारा का सारा मामला सेटल हो जाता है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी रिसेंट में 336 इसमें जो जीत करके आए हुए एमएलए एमपी जो इसमें है वो 336 है, उसमें से 136 ऐसे हैं जिसपे क्रिमिनल चार्जेज है, और उस 136 में से 88 मिनिस्टर ऐसे हैं जिन पे सीरियस चार्जेज है। सीरियस चार्जेस का मतलब आप समझ लो ना, गंभीर आरोप लगा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद कांग्रेस 45 मिनिस्टर, जिसमें से 18 पे सीरियस चार्जेज है, 18 पे सीरियस चार्जेज है। सोच सकते हो कि हर पार्टी में ऐसे लोगों को रखा गया है। क्या पता नहीं होगा? जो शीर्ष पे बैठे हैं उनको पता नहीं होगा कि मेरे पार्टी का क्या स्थिति है और क्यों ऐसे लोगों को, दागी लोगों को। मेरे कहने का मतलब है कानून अभी क्यों, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कानून जो है वो जब मंत्री बन जाते हैं तब उनको हटाना क्यों? जब वो पहले आते हैं उनका बैकग्राउंड तो पता होता है ना, वो सारा एफिडेविट तो देके आते हैं, सबको सब पता होता है, फिर भी आप उसको क्यों रखते हो और उम्मीद करते हो कि कोई अच्छा पॉलिसी बने? ये कैसे पॉसिबल है? अब मैं बात करता हूं डीएमके की, जो साउथ में है ये पार्टी, डीएमके की बात करता हूं। इसमें 31 मिनिस्टर में से 27 पे क्रिमिनल चार्जेज है, जिसमें कि 17 ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेज है, गंभीर आरोप लगा हुआ है। उसके बाद मैं बात करता हूं टीएमसी की, जो बंगाल में है। ये 40 मंत्री में से 40 मिनिस्टर में से 13 है जिसपे चार्जेज है, जिन पे क्रिमिनल चार्जेज है, और 8 उसमें से ऐसे हैं जिसपे सीरियस क्रिमिनल चार्जेज है। सोच सकते हो। और ये क्षेत्रीय पार्टी की बात बता रहा हूं। अच्छा, ये ध्यान रखना, क्षेत्रीय पार्टी जो है वो ऐसी पार्टी है जो कहती है कि हम लड़ते हैं ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए लड़ते हैं। वो पार्टी इतना करप्ट कैसे हो सकती है? और वो ऐसे लीडर को रखती है जो अपने आप को बताती है कि मेरा छवि काफी अच्छा है और मैं गरीब लोगों के लिए और दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ती है वो, और उसमें ऐसे एलिमेंट है।
उसके बाद आम आदमी पार्टी तो बनी ही सबको गाली देके कि सारे करप्ट, हम अच्छे हैं। वो जब आई थी तो सबको, लगभग सभी पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया था। सबको उन्होंने बोला सब करप्ट है, और बाद में उन्होंने सरकार बनाया और जितने भी करप्ट थे सबके साथ मिल गए, बाकी सब ठीक हो गए फिर बाद में। और उनकी स्थिति ये है, जो अपने आप को पूरा ईमानदार छवि मानते थे, उनकी स्थिति में बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी में 16 मिनिस्टर में से 11 पे क्रिमिनल चार्जेज है, उसमें से 5 पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेज है। आप सोच सकते हो इस पार्टी का ये हालत है। उसके बाद तो ये इस तरीके का कुछ रिपोर्ट था ईडीआर का, जिसमें अब मैं ओवरऑल कहूं तो पूरे नेशन पे तो 47% जो है उस पे चार्जेज है, 47% पे। और इसमें सभी आगे मिनिस्टर्स हैं, एमएलए, एमपी, सब की बात मैं कर रहा हूं। तो इतने दागी छवि वाले लोग पॉलिटिक्स में आएंगे और आप उम्मीद करते हो कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, या आपको खुद भी अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आप जो वोट कर रहे हो क्या सही को कर रहे हो वोट। आप सिर्फ ऊपर के लीडर को देख के वोट करते हो, आपके यहाँ जो लीडर है उसको आप देखते नहीं हो, आपका एमएलए एमपी कौन है, दागी है या नहीं है। और आप कहीं ना कहीं आप भी प्राउड फील करते हो कि मेरा जो एमएलए है या एमपी है उसका ये रुतबा है। सही लोगों को आप चुन के भेजते नहीं हो, और बाद में आप सर पे हाथ डालते हो कि मेरा विकास नहीं हुआ। एक्चुअली जो ये दागी एमएलए एमपी बन चुके हैं, ये तो अपना विकास करेंगे ना, पहले तो अपनी छवि को ये क्लीन करेंगे, आपके लिए थोड़ी काम करेंगे। तो अगर आप जागरूक हो तो ऐसे लोगों को वोट करने से आपको बचना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और जो अलग अलग पार्टियां हैं वो भी अपने, अगर एक हेल्दी सिस्टम चाहते हैं तो जितने भी इस तरीके के ऐसे छवि के हैं उनको आप पहले तो रखो ही नहीं, उनको बाहर ही धक्का देके भगा दो, एंट्री लेने ही मत दो, उनको बाहर फेंक दो, उनको रखो ही मत। और जब वो आ जाते हैं तब आप कानून बना रहे हो, तो आज तो वे खड़ा होंगे ना, आज तो इनका बहुमत ज्यादा होगा, क्योंकि आज ये लोग क्यों चाहेंगे कि ऐसा कानून आ जाए, क्योंकि ये खुद करप्ट है। तो जब वो एंटर करते हैं उसी वक्त बाहर निकालो। तो कुल मिला के बात यह है कि जो पार्टियां हैं वो ऐसे नेताओं को रखने से बचे, और जो जनता है वो भी वोट सोच समझ के करे। आपके क्षेत्र का कौन एमएलए कौन एमपी है इसको देख के आप वोट करें। वोट आप आंख बंद करके नहीं, और बाहुबली और भैया जी को देख के वोट ना करें। और अगर कोई ईमानदार छवि का है और उसका बैकग्राउंड नहीं है अच्छा कहने का मतलब मेरा ये है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ करना चाह रहा है तो आपको परख होना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं। और आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। आप सिर्फ महज इसके लिए वोट मत करो कि किसी नेता के पिताजी बहुत अच्छे थे तो मैं उसको वोट कर देता हूं। वो किस छवि का है वो तो देखो कम से कम। आप आंख बंद करके रखोगे तो ऐसे ही नेता बनेंगे, और आप फिर कानून की उम्मीद करते हो। जब कोई गलत छवि वाला अंदर चला गया है तो आप कैसे उसको कानून बना करके हटाने की कोशिश करोगे, वो तो उसका विरोध करेगा ही करेगा। तो जो पार्टियां हैं, जो खास करके राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां भी, उनको बचना चाहिए ऐसे लोगों से। बस मेरा यही कहना था। धन्यवाद।